19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग की तैयारी। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दी कार्रवाई को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट की जांच पर ही उठा दिए सवाल और जस्टिस वर्मा मामले के चलते धनखड़ को देना पड़ा इस्तीफा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला मोदी सरकार के गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो सरकार ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि वो एक जज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की कार्रवाई पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट पर ही आरोप लगा दिए हैं। सवाल किए गए हैं कि क्या कोर्ट ने उनके खिलाफ जिस तरह से जांच की वो सही थी? कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट दी गई, क्या वो सही थी? जस्टिस वर्मा ने यहां तक कहा कि उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका तक ही नहीं दिया गया। और अब अगर जस्टिस वर्मा की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जांच रिपोर्ट को रद्द कर देता है, तो ऐसे में सबसे बड़ा संकट तो मोदी सरकार के सामने ही खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का मामला विपक्ष और सरकार के बीच भी फंस गया है। सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ रही थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से मानसून सत्र के पहले ही दिन एक प्रस्ताव राज्यसभा में दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस समय राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और इसी के चलते सरकार के साथ उनकी ठन गई, ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। बात जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की हो रही थी। सरकार ने तैयारी सभापति के खिलाफ अविश्वास लाने की कर ली, जिसके चलते सभापति और उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी जिस जज के चलते उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, जिस महाभियोग की प्रक्रिया का क्रेडिट मोदी सरकार लेने की कोशिश कर रही थी, अब उसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब बात करते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की जांच पर सवाल उठाए गए हैं। जस्टिस वर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की उस पूरी जांच रिपोर्ट को ही चुनौती दी गई, जिसके आधार पर सरकार की तरफ से महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई है। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि उनके खिलाफ जांच पक्षपातपूर्ण थी और इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, तो जांच कमेटी ने उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने संसद में लंबित निष्कासन प्रस्ताव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग भी की है। याचिका में उनकी पहचान गुप्त रखी गई है और इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह मामले की संवेदनशीलता के कारण हो सकता है। जस्टिस वर्मा की याचिका में उनकी पहचान को XXX के रूप में दर्ज कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जांच कमेटी की जो प्रक्रिया है, इसमें कई खामियां थी और ये निष्पक्ष नहीं थी। जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी और जस्टिस वर्मा की दलील पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि जब जांच कमेटी का गठन हुआ तो जस्टिस वर्मा ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, वो स्वेच्छा से कमेटी के सामने क्यों पेश हुए? क्या ये इसलिए था कि उन्हें उम्मीद थी कि कमेटी का फैसला उनके पक्ष में होगा? इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस वर्मा को कमेटी के सामने पेश होने के लिए मजबूर किया गया था और उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसके आधार पर महाभियोग की सिफारिश अनुचित है। सिब्बल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिना किसी औपचारिक शिकायत के शुरू कर दी, जो कि असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हुए सिब्बल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति यानी कि प्रेस नोट जारी करके आरोपों को सार्वजनिक किया गया, जो कि अनुचित था और इससे मीडिया ट्रायल हुआ। समिति ने जस्टिस वर्मा को जांच प्रक्रिया की सूचना तक नहीं दी और न ही सबूतों पर प्रतिक्रिया देने का उनको अवसर दिया गया। अगर नकदी बरामद हुई तो ये निर्धारित होना चाहिए कि वो नकदी थी किसकी और कितनी थी। उसे सीधे जस्टिस वर्मा के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ये सवाल सिब्बल ने उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत जब तक सिद्ध दुराचार नहीं होता,
तब तक संसद में भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ऐसे में प्रेस में आरोपों की चर्चा और टेप लीक असंवैधानिक है। तत्कालीन सीजेआई खन्ना ने उन्हें सीमित समय में इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने को कहा और चेतावनी दी कि अन्यथा बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ यह विवाद तब शुरू हुआ जब उनके आवास पर भारी मात्रा में नकदी की बोरियां और कुछ जले हुए नोट मिलने की खबर सामने आई थी। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने एक इन हाउस जांच कमेटी गठित की थी और इस कमेटी की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया और उनके खिलाफ महाभियोग यानी निष्कासन की सिफारिश की गई। इसके आधार पर संसद में उनके खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पेश किया गया, जो अभी भी विचाराधीन है। जस्टिस वर्मा की तरफ से इस पर रोक लगाने की डिमांड की गई है। कोर्ट में अब इस मामले में आगे की सुनवाई 30 जुलाई को होगी। फिलहाल कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें संसद की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने अगर जस्टिस वर्मा के पक्ष में फैसला दे दिया तो मोदी सरकार के सभी प्लान फेल हो जाएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 30 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरह से जस्टिस वर्मा की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है और जो सवाल उठाए गए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की जल्दबाजी उससे ही भारी पड़ सकती है। और जल्दबाजी हो रही है क्रेडिट लेने के चलते। मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो जजों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। माना यह भी जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी इसलिए देना पड़ा था क्योंकि धनखड़ इसका क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पर इससे पहले कई बार तीखी टिप्पणी भी कर चुके थे और इसी के चलते वो चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ पहले राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाए, जबकि मोदी सरकार चाहती थी कि पहले यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो, क्योंकि राज्यसभा में प्रस्ताव पेश होने का मतलब ही होता है कि पीएम मोदी की जगह इसका क्रेडिट विपक्ष और जगदीप धनखड़ के खाते में चला जाता, जो कि केंद्र सरकार हरगिज नहीं चाहती थी, क्योंकि क्रेडिट लेना तो केंद्र सरकार की आदत है। ऐसा कई बार उन पर आरोप भी लगते रहे हैं। इसलिए सबसे पहले धनखड़ पर दबाव बनाया कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो उन्हें ही हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। और जब धनखड़ का इस्तीफा हो गया दबाव में आकर, तो लोकसभा अध्यक्ष ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब सवाल सुप्रीम कोर्ट में ही उठ गए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक ये ही कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया है, इसलिए वो जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अपनी जांच को खारिज कर दे तो? ऐसा इसलिए क्योंकि जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं, तो फिर सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि कैसे जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाए, कैसे इस पूरे मामले का क्रेडिट ले। ऐसे में अब मोदी सरकार की नजरें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर जस्टिस वर्मा के पक्ष में आता है तो मोदी सरकार की बड़ी किरकिरी होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की जो पूरी कोशिश थी जस्टिस वर्मा के खिलाफ, वो फेल हो जाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।